पूरी दिल्ली शहर में मुझे याद है जब मैं पहली बार दिल्ली आया टू स्टार्ट माय करियर इन लेट 90s 10,000 मोबाइल कनेक्शन थे। कुछ 16 रुपए आउट गोइंग 8 रुपए इनकमिंग ऐसा कॉल होता था। सर आईरासिस टेक्नोलॉजीज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नेम लगा है। इसके पीछे की कहानी आप बता सकते हैं? तो हम लोग जब बैठ के नाम सोच रहे थे तो हमारे एक मित्र थे, उन्होंने ये सजेस्ट किया, सो वहाँ से ये नाम आया आईरिसिस। Let's not allow Chinese phones and texts to come in. Why do governments in UK and India not want Xiaomi or other things? आपकी अगर गाड़ी चोरी हो जाए, आप एक एसएमएस भेज के, कमांड भेज के, इंटरनेट के थ्रू आप एक बैटरी को डिसेबल कर सकते हो ताकि वो चोरी ना हो। बैटरी के अंदर एक चिप होता है, एक पीसीबी होती है जो हार्ट और ब्रेन ऑफ द बैटरी कहते हैं। इसको कहते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। एंड वी डोंट हैव अनदर प्लैनेट। जो कहते हैं ना कि देयर इज नो प्लान बी, तो देयर इज नो प्लैनेट बी। हमें यहीं रहना है। क्या हम ये कह रहे हैं कि 90,000 के उदा स्कूटर में बैटरी की कॉस्ट 70,000 होती है? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं भारत हूं के इस नए एपिसोड पे, और आज हमारे साथ हैं एक ऐसे शख्स जिनके बारे में हमने कुछ अपनी सिग्नेचर स्टाइल में कुछ पंक्तियां लिखी हैं, तो आपको वही पंक्तियां सुनाते हैं। आज जो हमारे साथ हैं वो एक ऐसे उद्यमी हैं जिन्होंने तकनीक को सिर्फ इनोवेशन का माध्यम नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा और भविष्य की दिशा के रूप में देखी। बिट्स पिलानी से पढ़ाई की, नेटकॉन में नेतृत्व, जेनिथ और अब आईरासिस टेक्नोलॉजीज, हर मोड़ पर अर्जुन जी ने एक ही सिद्धांत को जी, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स नीड क्लियर माइंड्स। आज हम उनकी यात्रा, उनके उद्देश्य और उस ऊर्जा के बारे में, उन्होंने जो इस देश में प्रवाहित की है, उसके बारे में जाने। Welcome, sir. बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, लेकिन थैंक यू सो मैं मच। हर्षवर्धन चौहान, मेरे सहपाठी अमन उप्पल और पूरे मैं भारत हूँ टीम की तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत। थैंक यू सो मच। वी आर इक्वली एक्साइटेड and intrigued Extremely intrigued. to deep dive into the world of technology Sure. with you, हाँ जी। because there are very few professionals who have transgressed three very crucial decades in the timeline of the human history: the 90s, 2000s, and the 2010s, which is the pre-internet era, the boom of internet, and of course the evolution we are living into. So आपने वो तीनों ही दशक जिए हैं एज अ प्रोफेशनल, टेक्नोलॉजी की दिशा में, टेक्नोलॉजी में काम करते हुए, और आज जहाँ भी देखें टेक्नोलॉजी की है। अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस रीजन, द विजन मैं भारत हूँ हैज़ बीन एबल टू come to a certain form is because of technology. So I give it to my friend Aman Uppal to start the commencement of intrigue, curiosity, and a journey of discovery with you. श्योर। Thank you. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अरुण जी, ये तो बड़ी बड़ी बातें, फॉर्मल बातें हो गई। हाँ जी। Let's find out what the work is. आपका Irisis, if I'm saying correctly, आईरिसिस, या। Irisis. What is Irisis Technologies? How did you decide कि मुझे ये करना है? थोड़ी हमारी पहले बात हो रही थी, you mentioned right from sales and every background how technology you have always been entrenched with. करेक्ट। So what was Iris that moved you into this direction? What is Irisis? सो देखिए, सबसे पहले जो बताएं कि मैं 3 डेकेड्स में काम कर चुका हूँ। Yes. और मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज स्टिल इन इट्स इन्फेंसी। Yeah. इनफैक्ट मैं जब बिट्स पिलानी पहुंचा, इंटरनेट एज अ कॉन्सेप्ट था ही नहीं। ठीक है, देयर वाज नेटवर्किंग, तो हम लोग पुराने मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पे काम करते थे। प्रोग्रामिंग होता था, वी यूज्ड टू, वी had courses in. What years are these? I went in 94. 94. I did a Oh, dual degree in economics and mechanical. हम तो डायल-अप कनेक्शंस भी बाद में आए थे, 98, हाँ, 99, इंटरनेट हमारे कैंपस में शायद 98 में 99. 98 में आया था, और वो भी रोबोटिक्स लैब और एक दो लैब्स को दिया गया था, और जो यूएस के लिए अप्लाई कर रहे थे Okay. उनको बस एक्सेस दिया गया था। मतलब उस टाइम पे यूएस के एप्लीकेशंस भी जाने के लिए चिट्ठियों में जाता था, बड़े बड़े लेटर्स भेजते थे। सो दैट वाज द ईरा आई जॉइंड इन। सो बाय द टाइम मैं हम लोग कैंपस से निकल रहे थे, तो वेल टेक्नोलॉजी वाज अवेलेबल। आई मीन
the Indian internet industry had taken off. TCS, Infosys were the big recruiters on campus. Okay. तो हम लोग सब उस generation के लोग सब IT इंडस्ट्री में ही घुस गए. Hmm. And I also got into TCS. Y2K had just come into the picture, and that was a big transition for the industry. Hmm. So all of us got into tech jobs. तो हमारे लिए वो एक बहुत interesting phase था when we were seeing the evolution कि how can every industry start using the basics of technology. I mean, forget the internet, just the basics of technology. चाहे वो database हो, computing हो, data को store करना हो, उसको retrieve करना हो. So some of the first early projects that I did was in the enterprise space Okay. during my stint at TCS, जहाँ पे basic database implementation, record processing, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. तो मेरा एक customer था, one of the largest dairy companies, probably the largest dairy company in India. तब वो ऐसा था कि उनके रिकॉर्ड सैटेलाइट के थ्रू आते थे, वीसैट के थ्रू आते थे. मतलब दैट वाज अ बिग थिंग. एंड वी वर लाइक वेरी एक्साइटेड कि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं. गांव में डेटा उठ रहा है, गांव से डेटा आ रहा है हेड ऑफिस. सो दैट वाज एन एक्साइटिंग फेज. And then at every phase we started seeing how the transition started happening faster than we could imagine. Hmm. Internet, which was in the early 90s, a theoretical concept, started becoming a reality. Globally, Amazon आया, India में internet startups आने लगे. Very early days, dial-up connection. वहाँ से धीरे धीरे MPLS, lease lines, आपके different concepts आने लगे. Connectivity started improving. मोबाइल फोन्स आने लगे लेट 90s में. पूरी दिल्ली शहर में मुझे याद है जब मैं पहली बार दिल्ली आया टू स्टार्ट माय करियर लेट 90s अर्ली 2000, शायद 10,000 मोबाइल कनेक्शन थे. Hmm. और कुछ 16 रुपए आउट गोइंग, 8 रुपए इनकमिंग, ऐसा कॉल होता था. और मुझे आज भी याद है प्रिया सिनेमा के सामने, आई थिंक इट वाज एयरटेल, जिन्होंने एक बूथ लगाया था और मोबाइल इंटरनेट वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे, वैप. Oh. दिस इज 2000, WAP is pre-GPRS. प्री GPRS. तो and I was very intrigued, तो मैं check कर रहा था, and I had probably just bought my first mobile phone, but my phone was not WAP enabled. तो Hmm. so वो है हमारी evolution, वो हमारी और अगर आप देखें तो दुनिया में हमने देखा है कि एक हर 20 साल में एक बड़ी ट्रांजिशन होती है. Hmm. एक हर ट्रांजिशन की एक 20 साल की साइकिल होती है. कुछ विज्ञानियों ने और बड़े बड़े जो थिंकर्स हैं, Generation change. हाँ, ये एक जनरेशन चेंज होते हैं और ये कुछ चेंजेस होते हैं जिसमें देयर आर हिस्टोरिकल इवेंट्स व्हिच हैपन. Absolutely. सो the 1940s was one such change in Big technology because of the World change. War. World War. तो आपकी रेडियो टेक्नोलॉजी आई and telegraph started taking over. The defense industries aviation became into the next level, where Chemical industries. chemical industry, all kinds of, nuclear industry, of course, took over. Quantum physics became very, very crucial. So there was major leaps in science and technology in that decade. Yeah. And उसकी impact आपको 60s तक दिखने लगा. Another big transition was happening in the 60s and 70s when the basics of telecommunication was now getting pretty much mainstreamed across the world. The next big transition was the internet, which started in the 90s. And by the 2010s, the big transition was the mobile. Hmm. अब मैं इंटरनेट का ट्रांजिशन फेज के गुजर के मोबाइल के ट्रांजिशन फेज में भी काम किया हूँ मैं. आई यूज्ड टू वर्क इन फैक्ट इन द मोबाइल इंडस्ट्री आल्सो, and so I've been through that journey. So Okay. not just I worked at TCS, I worked with one of the group companies of Bharti Group. And so I was very lucky to have been in these two large industries which transformed the world, both internet as well as Hmm. the mobile. And kahin jaake, jab about 5-7 years back, I asked myself, I'm in my mid 40s, I have about 20 years left of active professional life. अभी अगला 20 साल का कौन सा बड़ा ट्रांजिशन होने वाला है. Hmm. And I felt that
climate technology is going to be the last or the next big problem which has to be solved. Communication has been solved. High-speed communication has been solved. The next big problem to solve is climate change. And we don't have another planet. जो Right. कहते हैं ना कि there is no plan B, so there is no planet B. Hmm. हमें यहीं रहना है. Or all these innovations have created its own problems, and the next big problem to solve is climate change. Hmm. And I have always been trying to be an entrepreneur. I had a small startup stint in the mid 2000s in a different industry, but so when I started thinking ki, should I take one last plunge in entrepreneurship and see if I can do something, I happened to meet my co-founder Anirudh Ramesh. He was my junior from Pilani, but I didn't know him in Pilani. He's much junior to me. I met him through my alumni network. And we got talking. So he was trying to do something very similar, and he comes from a core engineering, Okay. programming, electronics, electrical background. मैं तो खैर टेक्निकल से तब तक हट गया था. I had started getting into the business side of things. After my initial stint in programming, I did product management, sales, and then I was heading businesses. So while I understand technology and I love technology, I was more on the business side of it. And when we got talking, we realized that both of us had similar interests and complementing skills. Like मेरे पास experience, उसके पास youth. So we have, I think, a 20-year age gap. Oh wow. He must be now 30. I'm going to be 50 this year. And of course, he's core engineering technical and I'm techno-commercial. So we said, why don't we join hands? And this then happened in late 2018, early 2019. We decided to start this to solve, to bring all our skill sets in addressing one specific problem in the climate tech space. Before understanding the tech that you are now working on, there are 2-3 things that caught my attention. Yeah. You said you were working one of the biggest dairy companies in India, and That was on a project. I was with TCS. yeah, पर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा आपने कहा कि सैटेलाइट से डेटा आता था from the countryside. VSAT se, हाँ जी. Livestock data? Just to understand Milk what was the role. Milk collection and those kind of data, yeah. So they were one of the pioneers in adopting of technology in every Okay. aspect of business. And so there was a project being done in which a lot of real-time data collection was being initiated Back in the late 90s. late 90s, early 2000s. हाँ. Wow. And That I remember, explains India's technological advancement to a degree. so you have to remember that by that time, India had already established itself. ISRO and other. You know, not just ISRO, वो तो core engineering में तो था ही. You know, I would say that the TCSs and the Infosys of the world were the real pioneers. मतलब Okay. जब इंडिया की reputation अगर globally आज कहीं पे है, so these were the companies in the early days which went to the world and introduced India as a frontier for technology. So yeah, I mean, and in India, there were a couple of also pioneer companies which in those days had started implementing large-scale enterprise, software planning and ERPs were being implemented. Sales planning was getting automated. A lot of this work had already started. So globally, जो big tech, Indian की big tech companies थे जो कर रहे थे, वो India में भी started getting implemented. So this particular project was getting enterprise data from remote locations, and then, as I said, in certain real remote location, they were using and real VSAT, time. real time, Wow. as real time as possible. Let's put it this way. Yeah. Oh, I mean, उस जमाने में अगर 1 घंटे बाद भी डेटा आता था, that was an that innovation. was quite real time. क्योंकि उसके बाद पहले तो शायद एक दिन 2 दिन में आता था हाँ. डेटा. So घंटों में डेटा आने लगा. फिर really challenging. इंडिया पोस्ट की चिट्ठी महीनों बाद आती थी सर, ये तो बहुत बड़ी चीज है. So yeah, so getting connectivity itself was a big thing. Internet सिर्फ offices में होता था उस time पे. So I remember this because I was a rookie. I was a fresher out of college, and for me this was a big thing. कि Northeast से डेटा आ रहा है, अंडमान से डेटा आ रहा है, कहाँ पे क्या कलेक्शन हो रहा है, क्या सेल हो रहा है. So टेक्नोलॉजी का जनरेशन चेंज सर 20 साल तो नहीं बचा है आपके हिसाब से. मैं अभी Where are we headed? हाँ, देखिए क्या होता है कि एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं एक ट्रांजिशन की 20 साल की बात कर सकता हूँ कि जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ कि इंटरनेट की एक स्टेडी स्टेट आ गई है
वो शायद एक 20 साल की ह्यूमन इवोल्यूशन जर्नी होती है, क्योंकि इंसान को 20 साल लगता है उस चीज़ को प्रोसेस करने में, उसकी एप्लीकेशंस को मेन स्ट्रीम करने में. आई डोंट थिंक टेक्नोलॉजीज तब भी उतना टाइम नहीं लगता था. अगर आप देखें तो फ्रॉम अ डायल अप टू लीज लाइन टू हाई स्पीड इंटरनेट, Correct. वी हैपन वेरी फास्ट. But the ability to of the human race to evolve and accept takes happens in 3 to 4 stages. मैं उसको 4 हिस्सों में बांटता हूँ. Okay. The first stage is the technology itself. कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है वो एक रिसर्च लैब से निकल के या अर्ली इनोवेटर्स से निकल के एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट बनती है. तो इंटरनेट इटसेल्फ वाज अ वेरी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट इन द अर्ली 90s. वी ऑल नो ऑफ डार्पानेट एंड वो सब हम सुने हैं. These were intranets, मतलब between systems, and then उसको एक मेन स्ट्रीम इवोल्यूशन में लाने के लिए एक 5-7 साल का साइकिल चला, जहाँ पे उसकी यूज केस क्या है. अगर आप पुराने वीडियोस देखोगे, देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियोस इन यूट्यूब. देयर इज वन वेरी इंटरेस्टिंग वन फ्रॉम आई थिंक द अर्ली 80s, जहाँ पे देयर इज वन गाय हु वाज एक्चुअली dialing up on a modem and showing कि देखिए मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ and it'll appear on my TV screen and all. So from that technology, it took about 5 to 7 years from the early 90s to the late 90s for people to understand कि हाँ इसकी एक daily life में utility हो सकती है. The biggest one was email, the first one that we all started using, Hotmail and Yahoo. Rediffmail at Andy. Rediffmail तो खैर बाद में आया. हाँ. Hotmail was one. Uh, in fact, it's very interesting. I met the founder of Hotmail very recently, a personal. Mr. Bhatia को मैं मिला था through a personal contact, and then I was so excited because, come on, yeah, I mean like, Why not? I mean for my generation Innovator. he's like मतलब rock star जो होता है, Yeah. अमिताभ बच्चन, and मेरे लिए तो वो उसी level पे. And but today's generation, many of them didn't know. So I was sending it to my school WhatsApp group and college WhatsApp group, and people saying, I've seen this man's photo somewhere. But jokes apart, but yeah, for us that was Hotmail was one of those early innovations. Yahoo ka bhi aa gaya tha, and a lot of these things had started coming in. How many people remember Lycos? Please, you must have. Like AOL, American. AOL. AOL, AIM. Those were the days of Netscape. But that was early Netscape 2000s. Navigator. Netscape Navigator was in the late 90s. And so all of these things had started coming in the mid 90s and late 90s tak. So email was the first killer app, and that is how it started. So one use case, as we call it, one useful. Actually, much before the email, I just remember. I take you, and at that moment, I'm sure you'll remember. It's the dial-up modem, pre-95 internet, which essentially was on DOS, on disk operating system. Correct. There was no Windows, right? So on DOS, you would put a command prompt, and you could possibly dial up your modem and go to a chat like a NYC village chat and chat with somebody who's a stranger in village. Yeah. That's it. Yeah. Absolutely. And that was so exciting because you spoke something and he spoke something, and that came on a black screen. Then came, I think, the graphical user interface, the Windows, and Yeah, Windows 95 was the first. Netscape, AOL, everything, including Yahoo and Hotmail, is everything Windows plus plus. Yeah. Correct. So the Windows era is. Yeah, I mean, now that you mentioned. We'll have to hold this thought because we might need a technical break. Right. We've introduced us into technology. We'll come back to understand IRSS the most. Absolutely. मैं एक funny incident याद है, funny नहीं, memory याद आ गई जब इसने बोला. You and a few others were the first kids in our school to be carrying floppy disks and exchanging. Yes. They were at the forefront of technology use. Yes. So we'll come back to IRSS technology and we'll deep dive into that because Sure. No, really exciting. I think we're getting into that exciting zone. You've got us into the right mood of priming us up on the pre-internet to the internet era. Yeah. And I think we look forward your journey from the Y2K onwards. Sir, IRSS Technologies, थोड़ा सा interesting name लगा है. इसके पीछे की कहानी आप बता सकते हैं हमें? And now that we know the company, आपने बोला था it has a very interesting name. We want to know. तो हम लोग जब बैठ के नाम सोच रहे थे तो हमारे एक मित्र थे, उन्होंने
ये सजेस्ट किया कि कंपनी का ये क्या है, डायरेक्शन क्या है, ये क्या है। हम्म, तो हमने ये कहा कि इंटरनेट, रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी, सो वहाँ से ये नाम आया आयरिसिस। तो आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेट, ओके, रा इज द इजिप्शियन सन गॉड। वाह, हाँ, यस, और अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को इंटरनेट के थ्रू हम कंबाइन करें, और जो हमारी थियरी है, थीसिस है कि उसकी एनालिटिक्स करें, तो हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आयरिस स्टैंड्स फॉर इंटरनेट, रा इजिप्शियन सन गॉड एंड सस्टेनेबिलिटी। ओ वाओ, सस्टेनेबिलिटी, हाँ जी, वाओ, सस इज दैट्स सस्टेनेबिलिटी। आयरिस। यस। कमाल। वाओ, वेरी नाइस। और दर्शकों के लिए आपकी नई कंपनी का नाम क्या है, और जिन्होंने कंपनी का नाम सोच लिया और रख रखा है, आप अपनी स्टोरी कमेंट सेक्शन में लिखिए। देखिए, आई फॉर इंटरनेट, आर फॉर आर, रा फॉर सन गॉड, और एस फॉर सस्टेनेबिलिटी। तो क्लीन टेक की अगर कंपनी बनेगी तो इतनी मीनिंगफुल होनी चाहिए। आपकी कंपनी क्या है? कोई शेविंग कंपनी जिसके आगे किसी सिटी का नाम लिखा है, या फिर कोई शेपवेयर की कंपनी जिसका नाम कितना क्लीन या कितना नीट है हमें नहीं पता, बट मीनिंगफुल नाम बनाइए और हमें बताइए कमेंट सेक्शन। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू एंड वेलकम बैक। सर, ये टेक्नोलॉजी समझने के लिए तो शायद हमें आपके साथ और 6-8 घंटे बैठना पड़े, और शायद आपके पास उतना टाइम नहीं होगा। बिल्कुल। सो आई वुड लाइक टू जंप a little bit straight into your company, Irisis. What does it do? I know a little bit because we've done a basic research, पर आपके उसको समझाने के बाद मेरे 2-3 कनेक्टेड सवाल हैं हम लोगों के, जिस पे हम आते हैं। पर आप अपने शब्दों में समझाइए, what is Irisis objectives? What does it do? So Irisis is एनर्जी एनालिटिक्स कंपनी हम्म, जो बैटरीज और उसकी डेटा की एनालिटिक्स पे काम करता है। okay, तो हमारा थीसिस बहुत सिंपल है। क्लाइमेट टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट चेंज इज द नेक्स्ट बिग फ्रंटियर प्रॉब्लम टू सॉल्व। हम्म, और अगर एक इस बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हमारा ये सोच है कि बैटरीज विल बिकम की टू सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। okay, व्हाई? बिकॉज बैटरी इज अ स्टोरेज ऑफ एनर्जी, और जब ये बैटरी किसी एंड यूज पे इस्तेमाल होता है, भले वो गाड़ी में हो या गाड़ी के बाहर हो, कहीं पे भी हो सकता है, स्टेशनरी हो, हम्म, हम्म, आप तो वो बैटरी एनर्जी जनरेट करता है, इन द सेंस हम्म। वो ट्रांसफॉर्म करता है। E equals to MC square तो लगाता ही है, नहीं, in a way, ई एम सी स्क्वायर तो खैर वो मतलब अलग पैराडाइम, एनर्जी ले रहा है और आगे दे रहा है, बहुत ही आगे दे रहा है, ब्रॉड एग्जैक्टली वे में। From a एग्जैक्टली। spiritual sense also. So it is basically, powering the energy, the load हम्म, which is using that energy. So for us, what we believe is battery समझना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट, एंड अगर हज़ारों, लाखों, करोड़ों गाड़ियाँ, स्कूटर्स, थ्री व्हीलर्स, आगे जाके अभी बसेस भी चल फोन, रही हैं, घड़ियां, हर चीज, घड़ियाँ, हो सकता। और मैं इसकी कमर्शियल यूज़ पे आ रहा हूँ। हाँ, आगे जाके अगर हमें डीफॉसिलाइज करनी है इकोनॉमी को, तो जहाँ भी डीजल या फॉसिल फ्यूल यूज़ हो रहा है, वहाँ पे बैटरीज आएंगे ही आएंगे। आप देख रहे हैं दिल्ली शहर में ही सर्दियों में ग्रैप लग जाता है। जैसे ही पोल्यूशन बढ़ता है तो आप डीजल जनरेटर्स बंद हो जाते हैं, आपकी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे रोक लग दी जाती है। तो ऑल्टरनेटिव क्या है? आपको बैटरी स्टोरेज यूज़ करना है। तो बैटरी को समझना ज़रूरी है। एंड हमारा ये सोच है कि बैटरी को अगर समझना ज़रूरी है, तो बैटरी की जो इंटरनल डेटा है, उस डेटा को बाहर लाके उसकी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, और कहीं पे ये जो आप कह रहे हो ना कि टेक्नोलॉजी हर चीज़ के ऊपर इवॉल्व होता है, तो इसकी जो फाउंडेशन है वो हमारी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी है। ओके, तो आज के दिन में बैटरीज में, एक बहुत क्रूड लैंग्वेज अगर मैं बोलूँ, तो बैटरीज में एक डिवाइस लगती है जिसको लोग कलोकियली टेलीमैटिक्स या आईओटी कहते हैं, और कुछ स्मार्ट बैटरीज होती है जो इसके अंदर चिप होता है, जहाँ पे आप सिम लगा सकते हो, और उस सिम से बैटरी का डेटा बाहर निकाल सकते हो। और उस सिम भले हमारी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी है। हमारे बहुत सारे दर्शक जेनजी भी हैं, जेन अल्फा भी हैं, तो मैं उनके बिहाफ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हाँ जी, पूछता हूँ। हाँ जी, बैटरी तो शायद सभी को समझ में आता है, हाँ शायद जी, एक ऐसी चीज जो बिजली देती है। श्योर, लिथियम आयन हो सकती है, अल्कलाइन बैटरी हो सकती है, हम सभी यूज। बिल्कुल। बैटरी से डेटा क्यों निकालते हैं, क्यों निकालना चाहिए, और ये डेटा जाएगा कहाँ? श्योर। देखिए, एक जैसे मैंने कहा कि बैटरी इज समथिंग विच इज गोइंग टू ड्राइव दिस ट्रांजिशन।
बैटरी का डेटा क्यों निकालने की ज़रूरत है वो पहले मैं बताता हूँ। क्योंकि अगर आप एक कोई भी सिस्टम ले, मैं क्रूडली बता सकता हूँ कि एक स्कूटर या एक बस हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल के कॉन्टेक्स्ट में, द बैटरी कॉस्ट इज एनीवेयर फ्रॉम 50 to 60% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल। करेक्ट। तो अगर 50% एक कॉस्ट ऑफ द एसेट है, तो उस एसेट कॉस्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि उस एसेट को हम एफिशिएंटली यूज़ कर सकें। सो क्या हम ये कह रहे हैं कि 90,000 के ओला स्कूटर में बैटरी की कॉस्ट 70,000 होती है? 40 से 50,000 तो होगी। बॉल पार्क अंदाज। अंदाजन। बहुत कुछ चीज़ें फैक्टर इन करते हैं आजकल सब्सिडीज, मतलब आई नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ द प्राइसिंग, बट ब्रॉडली तो ये एक असेट है जिसको अगर हम जिसकी डेटा को अगर हम एनालाइज नहीं करेंगे तो वो असेट एफिशिएंटली यूज नहीं होगा। दैट इज द फर्स्ट प्रेमाइस। वो डेटा क्या होता है? तो बैटरी, द अदर एस्पेक्ट इज कि जो एक मॉडर्न बैटरी सिस्टम है इज ऑल्सो वेरी कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ इंजीनियरिंग। हम सब बैटरी की केमिस्ट्रीज सुनते हैं, राइट फ्रॉम लेड एसिड, आपने अल्कलाइन बोला, लिथियम के बहुत सारे वेरिएंट्स आ रहे हैं, फेरोफॉस्फेट, निकल, मैंगनीज, कोबाल्ट, ऑल ऑफ दैट। तो केमिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ द बैटरी। बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एक एक उसमें बहुत बड़ी रोल होती है, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल। बैटरी के अंदर एक चिप होता है, एक 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 पीसीबी होती है, जो हार्ट और ब्रेन ऑफ द बैटरी कहते हैं, उसको कहते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो बेसिकली बैटरी की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। बहुत क्रूड लैंग्वेज में अगर बोलूँ कि एक बैटरी की सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है, वो उसको डिफाइन करते हैं। उसमें पीसीबीज हैं, connectors, मतलब all kinds of electronics is involved into that. So there is a lot of electronics involved into that battery. It is going inside the battery. So there is chemistry, there is electrical uh, engineering, and there is electronics engineering. इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। Battery is cathode and anode. ठीक है, तो वो तो इलेक्ट्रिकल ही हो गया। कोर, द कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज ions travel between cathode and सवाल anode. ये भी एक है कि बैटरी से ये क्या डेटा है, उसका क्या फॉर्मेनशिप है जो हाँ, तो मैं उस पर आ रहा हूँ। तो ये जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होती है, ये बेसिकली पूरी एक ब्रेन ऑफ द बैटरी कह सकते हो। और इसमें आप ये कह सकते हो कि इसमें चिप्स लगे हुए हैं, इसमें ऑल काइंड्स ऑफ आपकी प्रोसेसर्स हैं, जो इस वर्किंग ऑफ द बैटरी को कंट्रोल करता है। अब आप जैसे कंप्यूटर के पोर्ट्स होते हैं, जहाँ पे आप यूएसबी पोर्ट डाल सकते हो और वहाँ से डेटा निकाल सकते हो। तो अब बहुत क्रूडली अगर मैं बोलूँ तो इस बैटरी के आज के बैटरीज में, मॉडर्न स्मार्ट बैटरीज में, देर आर कम्युनिकेशन पोर्ट्स, ओके। जो इस बीएमएस के डेटा को निकाल सकता है। तो बैटरी की हर सेकंड क्या वर्किंग हो रही है, वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, टेम्परेचर क्या है, सेल्स की टेम्परेचर क्या है, हंड्रेड्स ऑफ सच पैरामीटर्स। एक टिपिकल बैटरी में, स्मॉल टू व्हीलर बैटरी की 80 से 90 बैटरी पैरामीटर्स किसी भी टाइम पर सेकंड निकाला जा सकता है। और इसको निकालने के लिए आपको को टेलीकॉम टेक्नोलॉजी, वही टेलीकॉम टेक्नोलॉजी, वही इंटरनेट। तो आप उसमें एक सिम लगाइए जी और You can get it wirelessly then the you data. can get it wirelessly. So I can tell you today that to ensure that batteries are working safely, reliably, I think almost I can say with certain amount of certainty that almost all smart batteries are connected to the internet. Are they giving also the not just battery usage data, but the instrument that the battery is attached to? Could that data also be received? I'm just trying to understand technology by this processing unit within the battery. Why I'm asking was, for example, why are countries, क्यों वो कई बार हेजिटेंट होते हैं एक कंट्री की टेक्नोलॉजी आ जाने में, जो बहुत हम इंटरनेशनल फोरम पे सुनते हैं कि यार लेट्स नॉट अलाउ चाइनीज फोन्स एंड टेक्स टू कम इन। बहुत अलग टेंजेंट पे मैं गया हूँ, बट आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये हो हल्ला तो हम सुनते हैं कई बार। व्हाई डू गवर्नमेंट्स इन यूके एंड इंडिया नॉट वांट
Xiaomi or other things to come in? What are the fears and are they real from a technological perspective? Just to देखिए, understand. I don't want to comment on the politics Not the politics, the technology. behind it. But let's just put it this way that we certainly believe that already हमारे देश में जो कानून हैं, डेटा प्रोटेक्शन लॉज हैं, और इस टाइप के जितने भी लॉज आ गए हैं, नॉन पर्सनल डेटा का भी लॉ है, all organizations will have to adhere to it. So there are already a lot of safeguards built into it. But in terms of data transfer, देखिए, there is enough. So there is a move which is happening, and you are all aware of the schemes that the government is putting in, where a focus is coming into domestic production of a lot of the core components. It is a reality that 90% of the, most of the, I won't say 90%, I can't put a number right now, but typical batteries components typically are still, getting imported. Yes, it is a fact that primarily a lot of it is coming from China. But increasingly, I think there are policies in place now, which in the next 1 year or so will start kicking in, where most of them will have to get localized. And you will see a major push happening. जो आप जिस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे कि Xiaomi की is there a possibility of the tech being in such a way that Covert use of a tech. covert use of Potentially. the tech? Well, I guess I don't know again. Theoretically? Let's just put it this way, a smart BMS, at the end of the day requires the communication port to communicate the data to a secure server. Okay. And if one is able to secure the communication channels, it is absolutely possible to make sure that no such misuse of this data is possible. Okay. मुझे It ये is in, जानना है हाँ जी, कि जो एनर्जी एनालिटिक्स की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आप कैड एसेस टेक्नोलॉजीज भी उसी स्पेस में, कि भाई हम मानते हैं कि फ्यूचर में इतनी बैटरीज का यूसेज होगा, तो उन सब बैटरीज में स्मार्ट बैटरीज, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल होगा, और वो डेटा लेना, उस डेटा को एनालाइज करना ज़रूरी है ताकि वो सिस्टम्स को एफिशिएंट बनाया जा सके। ये प्रमाइस हमें एकदम क्लियर। मैं ये भी मानता हूँ कि ये चीज़ दुनिया में बहुत जगह इवॉल्व हो रही होगी और काफ़ी हद तक इवॉल्व हो चुकी। कौन से देश हैं, वो कौन से एग्जाम्पल्स हैं दुनिया भर में जहाँ से हम ये सीख सकते हैं कि बीएमएस टेक्नोलॉजी या एनर्जी एनालिटिक्स का एक इवॉल्व सिस्टम क्या है, कैसा दिखता है, किन किन इंफ्रा को वो इन्फ्लुएंस करता है, और ये कितना बड़ा मार्केट है इन टर्म्स ऑफ टोटल एड्रेसेबल मार्केट, इन टर्म्स ऑफ absolutely any other big companies who have been able to crack that code. So देखो, it's a proxy. मैं इसकी एनालॉजी दोबारा मैं दूसरे इंडस्ट्री से लेता हूँ, and rather than first answering clean technology, because clean technology is a work in progress. Yes. It is an industry which is still in its first few years of evolution. And it will still take some time before things stabilize and mature. Let's look at any other infrastructure industry. आप आज के डेट में telecom is another example I can give you. सबसे पहले इंफ्रा लगता है, बेस स्टेशंस लगती है, टावर्स लगती है, और as we all know 20 साल पहले just the ability to communicate between one mobile phone and the other one was the basic, and SMS used to be value added services. Correct. Just think of it this way. When WAP came 20 years back, I was talking about, and the ability to get emails, and we were talking about Hotmail, and we used to configure Hotmail on the browser of the mobile phone in the mid 2000s and then check emails. That was a big thing with BlackBerry IE. So every evolution happens on top of the previous evolution, and that starts. So energy analytics will always follow the infrastructure. पहले तो infrastructure लगेगी, and that itself is in its early days. So I think we have to be realistic on this. Let's just think of it this way. जो हार्डवेयर जब लगती है उसके बाद सॉफ्टवेयर आएगा उस हार्डवेयर को चलाने के लिए. Correct. हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं. एक तरह से हम ये सोच सकते हैं कि हम एक बैटरी की ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर है. कोई भी बैटरी हो, कोई भी सेल हो, कोई भी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम हो, किसी भी देश की हो, उस ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर
will extract the data, process the data, and will build applications on top of the data. We are still in its very early days. Is there any example of a product market fit in any of the geography जिसमें clean analytics मैं इंडिया में ही ऑलरेडी हो रहा है. देखिए, the good thing is that there is so much learning from other industries, and also the transitions happen much faster today. So in 3 years, 4 years, I think every single, let's just put it this way, there are regulations which have come in. Increasingly, three-wheelers which are selling in the market, rickshaws, loading commercial vehicles. The banks and the financial institutions are financing them on the condition that they can be tracked real time. Not necessarily only because of the battery analytics, but also the very basic fact कि आपकी अगर गाड़ी चोरी हो जाए तो कम से कम उसे ट्रैक कर सको, बैटरी को डिसेबल कर सको, एंड दैट टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल. आप एक एसएमएस भेज के, एक कमांड भेज के, इंटरनेट के थ्रू आप एक बैटरी को डिसेबल कर सकते हो ताकि वो चोरी ना हो. एक सिंपल यूज केस है. आज के देश में, हमारे देश में ये ऑलरेडी हो रहा है. इट्स अ रियलिटी. आप इलेक्ट्रिक बसेस चलाओगे तो एक कमांड कंट्रोल सेंटर होगा, नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर होगा, जहाँ पे लोग एनालाइज कर रहे हैं कौन सी बस कहाँ चल रही है. तो हर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में होता है, एयरलाइंस में होता है, रेलवेज में होता है, तो यहाँ पे भी हो रहा है. उसके लिए ये डेटा ज़रूरी है. सो आई थिंक द अर्ली डेज आर ऑलरेडी हियर, एंड फर्स्ट एवोल्यूशन विल बी कि मेरी एसेट का डेटा मुझे मिले और उस डेटा को कैसे यूटिलाइज हो रहा है मैं उसको पहले रीड कर सकूं, ताकि जो बेसिक मेंटेनेंस हो, बेसिक सर्विसिंग हो, ये चल पड़े. आई थिंक दैट्स द फर्स्ट यूज केस व्हिच इज ऑलरेडी हैपनिंग इन इंडिया एज वी स्पीक. एंड ग्लोबली अगर आप देखोगे तो आई कैन टेल यू विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्राइड कि यूएस में टेस्ला इज वन एग्जांपल वेयर इट्स एनीवेज दे कॉल इट अ सॉफ्टवेयर ड्रिवन कार. सब कुछ सॉफ्टवेयर पे चलता है. तो उनकी अपनी एनालिटिक्स वो खुद ही करते हैं. आई डोंट थिंक दे विल अलाउ एनीवन एल्स टू. बट जितनी of course Tesla is a private company, and of course they have their own systems and all of that. China, of course, is globally, we all now agree that it is steps ahead, quite a few steps ahead of everyone else when it comes to the evolution of clean technology and mobility, whether it's electric vehicles, हर जगह. I think that is a given now. But अगर आप चाइना को छोड़ दो, Europe to a great extent has made huge pushes, but India बहुत बाहर पीछे नहीं है. I mean, as of now, I can tell you that when I go to Southeast Asia, I travel to a lot of these countries जहाँ पे I meet stakeholders, I meet bankers, I meet transportation people, I meet entrepreneurs, people in this space. Everyone is telling us the same thing, that we are looking at India कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप जो करोगे हम यहाँ पे उसको कॉपी करेंगे. एंड आई कैन टेल यू दैट एक दो कॉन्फ्रेंसेज में मैं लोगों से मिल रहा था, तो मुझे लगा कि हाँ ये बात सही है कि probably India is going to be one of the hotbeds of innovation when it comes to this industry. Not just on the analytics side or on the software side, but also on every aspect. एक टेक एंटरप्रेन्योर ने मुझे एक बड़ा अच्छा चीज़ बताया था कि इंडिया में ना आपको हर चीज़ की मार्केट मिलेगी. एक ऐसा देश है यहाँ पे फेरारी भी बिकता है, और यहाँ पे साइकिल भी बिकती है. ठीक है, आपको डिसाइड करना है कि आपको फेरारी बेचनी है, वहाँ पे भी पैसा बन सकता है, आप साइकिल बेच के भी पैसा बना सकते हो. So there is a market for everything in this country. So it is up to us जो entrepreneurs हैं कि आप उस मार्केट को स्टडी करिए, डिमांड कहाँ है, गैप्स कहाँ हैं. सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम मार्केट की ज़रूरत कहाँ मीट कर रहे हैं. एक बिजनेस स्टार्ट होने के लिए एक डिमांड होनी चाहिए, एक नीड होनी चाहिए. उस नीड को स्टडी करिए और उस नीड के बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट को इवॉल्व करते हुए जाइए.
तो आई थिंक इंडिया विल बिकम द हॉटबेड ऑफ इनोवेशन सिंपली बिकॉज इट इज सच अ वास्ट कंट्री जहाँ पे हर चीज़ की एक अलग रिक्वायरमेंट है. आप बताइए, आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाओगे जहाँ पे बैटरी की हमें पता होती है कि टेम्परेचर इज अ Massive concern. is a concern. I mean, heat. India's climate. आज के दिन में यहाँ पे 45 डिग्री टेम्परेचर दिल्ली में. Correct. Absolutely. तो जो बैटरी 45 डिग्री में काम कर रही है, वो बैटरी को ले में भी आज काम करना -15 में भी करना है उसको. -15. इतनी वेरिएशन जब होगी तो आप जब बना रहे हो प्रोडक्ट को, आपको वो फैक्टर इन करना पड़ेगा. एंड इफ यू कैन बिल्ड एंड सेल इन द इंडियन मार्केट वेयर it is a reality that pricing is always going to be a challenge here, because it is a reality that our per capita income is not at par with the US or even China. That means we have to innovate at every stage. मैं जुगाड़ वर्ड को यूज नहीं करना चाहता हूँ कि कहीं पे उसका एक कॉन्नोटेशन होता है कि आप सिस्टम्स नहीं फॉलो कर रहे हो, प्रोसेस नहीं फॉलो कर रहे हो आप. बट अगर आप फ्रूगल इनोवेशन कर सकते हो, जो एक टर्म है, आप Enterprise innovation. सिस्टम्स को इस तरह से डिजाइन करो कि आपकी कॉस्ट पे आप कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो, प्राइसिंग इनोवेशन कर सकते हो. तो आई थिंक दिस इज अ प्लेस विच कैन टीच द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. एंड आई विल अगेन कम बैक टू द टेलीकॉम इंडस्ट्री जहाँ पे आई हैव कट माई टीथ. जब हम टेलीकॉम में आए थे, दुनिया में कहीं पे भी प्रीपेड मोबाइल फोन था ही नहीं. there was no concept till the late 90s in the world of something called prepaid. In the US, in the global market, in the Western market, telephone handsets were bundled with a contract. आप मोबाइल फोन ले लो, $20 दे दो और जाओ आप. India was the market which said नहीं भाई, यहाँ पे there are challenges, pricing is an issue, so we will launch prepaid. Fantastic innovation in the industry. So, and when I used to sell these platforms to global markets, where everyone else copied from India. It makes Whereas sense why Airtel Africa could had- expand in Africa, because India model they could apply. Absolutely. Absolutely. So again, as I said, that a lot of the innovations that we do here will be replicated very fast in at least the emerging markets. And I will not be surprised that if we are able to smartly build in India, you can also smartly sell globally if we can get the quality right. Software industry में तो दिखाई दिया ही किया जा सकता है. So we just have to follow. At this note, सर बड़ी कमाल की बात हुई है. मैं अपने दर्शकों को खींच के ले आता हूँ क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग और डीप थॉट भी है. हमारे जो युवा है, यूथ है, जो विकसित भारत 2047 बनाएंगे, उनके लिए आपने बहुत कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए. जो युवा पकड़ नहीं पाए इनके कॉन्वर्सेशन से डीप बातें, मैं 3 बातें बता देता हूँ फिर. आप जब भी कभी कोई ड्रीम देख रहे हैं एंटरप्रेन्योर बनने का, तो इनोवेशन